सो इन द क्लॉट फॉर्मेशन इनसॉल्युबल क्लॉट की फॉर्मेशन होगी। यू नो दैट के हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। सो टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स या कोगुलेशन फैक्टर्स जो हैं हमारे प्लाज्मा में अवेलेबल होते हैं। इवन ब्लड वेसल्स के अराउंड जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनमें भी ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो असलियत में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स है क्या? दे आर प्रोटीन इन नेचर। सो कुछ एक जो है कोएंजाइम्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, कुछ एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, कैल्शियम आयंस की फॉर्म में हमारे जो है बॉडी में रहता है। सो कैल्शियम भी इज़ अ टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। सो ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है, नॉर्मली हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं, टिश्यूज़ में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। सो इनकी एक्टिवेशन कब होती है? जब कभी हमारे जो बॉडी में ब्लड वेसल्स इंजर्ड होते हैं या कहीं पे भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो क्लॉट फॉर्मेशन में क्या है, जब प्लग फॉर्मेशन मैंने लास्ट स्टेप में आपको बताया था कि प्लेटलेट्स एग्रीगेट होकर प्लग फॉर्मेशन करेंगे और उनके ऊपर फिब्रिन जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। सो क्लॉट फॉर्मेशन में अभी क्या होगा कि वो जो फिब्रिन का थ्रेड, जो वहाँ पे फिब्रिन थ्रेड्स कलेक्ट हुए थे, जो उन्होंने एग्रीगेट करके एक प्लग फॉर्मेशन की थी, वो पहले इनसॉल्युबल फॉर्म में बनती है, बाद में फिर सॉल्युबल फॉर्म में वो प्लग फॉर्मेशन होती है, जो कि बाद में इनसॉल्युबल क्लॉट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इनसॉल्युबल क्लॉट बन जाएगा। सो इनसॉल्युबल क्लॉट जो है फिर वो क्या करेगा, वो परमानेंटली वहाँ पे सील कर देगा ब्लड वेसल को और ब्लीडिंग जो है वो टोटली स्टॉप हो जाएगी। सो व्हाट वी हैव डन, we have today talked about the hemostasis. So the mechanism of hemostasis completed in 3 main steps: vascular response, platelet plug formation and the final step is the clot formation. vascular response में क्या होता है, जब हमारा blood vessel किसी भी एरिया से इंजर्ड होता है, किसी भी एरिया से इंजर्ड होता है, तो वहाँ पे क्या है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे ब्लड वेसल्स के जो मसल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं जहाँ पे भी इंजरी हुई है उसके नियर बाई एरिया से। सो इस कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, जब भी कभी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं तो जिस एरिया में इंजरी हुई है उसके नियर बाई कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उस एरिया में जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है। ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से फिर प्लेटलेट्स को यहाँ पे आके एग्रीगेट होने में हेल्पफुल होता है। सो जब कभी भी हमारे जो वास्कुलर ब्लड वेसल्स के मसल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो डैमेज्ड प्लेटलेट्स होते हैं इंजर्ड एरिया में, वो सीरोटोनिन नाम का एक केमिकल सिक्रीट करते हैं। सो ये क्या करता है, ये जाकर के हमारे प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने के लिए एक तरह से बोल सकते हो कि मैसेज लेके जाता है। सो ये मीडिएटर्स होते हैं जो कि मैसेज लेके जाएंगे हमारे प्लेटलेट्स की तरफ, ताकि प्लेटलेट्स इस इंजर्ड एरिया में आकर के एग्रीगेट हो सके। सो वास्कुलर रिस्पांस को चेक करने के लिए हम लोग हेमेटोलॉजी लैब में 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट एंड ब्लीडिंग टाइम टेस्ट। सो नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है हीमोस्टेसिस की, दैट इज़ द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। सो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में क्या होगा, जब हमारे ब्लड वेसल के मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुए प्लस हमारा जो सीरोटोनिन सिक्रीट हुआ है डैमेज प्लेटलेट से, वो प्लेटलेट्स को जाकर के मैसेज लेके जा रहे हैं इंजरी का, और इंजर्ड एरिया में प्लेटलेट्स आके क्या करेंगे, एक प्लग की फॉर्मेशन कर देंगे ताकि इस एरिया को सील कर सके, ताकि वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो सके। सो प्लेटलेट्स प्रॉपरली प्लग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं इंजरी साइट पे, इसको डिटेक्ट करने के लिए ब्लीडिंग टाइम टेस्ट, प्लेटलेट काउंट टेस्ट एंड क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं डिटेक्शन के लिए। सो प्लेटलेट्स जब यहाँ पे एग्रीगेट होकर एक प्लग फॉर्म करेंगे तो उसके अराउंड जो फिब्रिन्स हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो फिब्रिन्स जब डिपॉजिट होंगे तो वो नेक्स्ट जो हमारी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी हीमोस्टेसिस की, दैट इज द क्लॉट फॉर्मेशन। सो क्लॉट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग क्या होगा, इनसॉल्युबल क्लॉट की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि प्लेटलेट प्लग जो है वो सफिशिएंट नहीं है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, इसलिए उसके अराउंड जो फिब्रिन डिपॉजिट हो रहे हैं पहले वो सॉल्युबल क्लॉट बनाएंगे, बाद में ड्यूरिंग दिस स्टेज इनसॉल्युबल क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे बॉडी में टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, प्लस ब्लड वेसल्स के नियर बाय जितने भी टिश्यूज होते हैं हर जगह पे
जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं दे विल बी प्रेजेंट. सो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, इनऑर्गेनिक भी होते हैं. ऑर्गेनिक मेनली प्रोटीन्स होते हैं और कोएंजाइम्स होते हैं. इनऑर्गेनिक में मेनली कैल्शियम आयंस आ जाते हैं जो कि मिलकर के फिर परफॉर्म करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, क्लॉट फॉर्मेशन बनाने में इन्वॉल्व होंगे. सो टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है. सो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज फिब्रिनोजन, सेकंड वन प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड वन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ वन कैल्शियम, फिफ्थ वन प्रोएसरलिन जिसको हम लोग लेबाइल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं. जो सिक्स्थ फैक्टर है एक्चुअली इसकी अभी प्रॉपरली इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है. सो दिस फैक्टर एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट, लेकिन फैक्टर 5 के साथ में कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ कंबाइंड होती है जिनको इन्होंने फैक्टर 6 बोल दिया है. उसके बाद फैक्टर 7 प्रो कन्वर्टिन जिसको स्टेबल फैक्टर बोल देते हैं. फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए. फैक्टर 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं. एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोल देते हैं. उसके बाद फैक्टर 10 है स्टुअर्ट फैक्टर या प्रार फैक्टर बोल देते हैं. फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी. उसके बाद फैक्टर 12 हेजमैन फैक्टर या फिर इसको कॉन्टैक्ट फैक्टर और सरफेस फैक्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं. एंड लास्ट इज द क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 विच इज नोन एज द फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फिर लैकी लोवेंड फैक्टर. ओके, सो क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एक लिटिल बिट मैं आप लोगों को इसके बारे में और बताना चाहती हूँ कि जब हीमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है तो क्लॉट फॉर्म होता है लास्ट में. इनसॉल्युबल जो क्लॉट फॉर्म होगा ये एक्चुअली क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है थोड़े टाइम के बाद. सो जैसे ही जो इंजर्ड एरिया पे ब्लड वेसल्स के जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं जब वो हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो पहले से ऐसे नॉर्मल हो जाती है, मतलब सीलिंग कंप्लीट हो जाती है और हीलिंग हो जाती है. तो हीलिंग के बाद जो ये क्लॉट है ये क्लॉट अपने आप जो है डिज़ोल्व हो जाता है. सो जब ये डिज़ोल्व होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिब्रिनोलाइसिस. सो दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसेस. सो जब ब्लड वेसल की हीलिंग हो जाएगी प्रॉपरली तो ये क्लॉट जो है फर्दर डिज़ोल्व हो जाता है नेचुरली बाय द प्रोसेस नोन एज फिब्रिनोलाइसिस. So in the next class we will discuss about the clotting factors. After that we will discuss about this fibrinolysis process. Okay? Yes, ma'am.